से इंटरेक्शन चाहते हैं। इसलिए क्योंकि जिसमें भी जो भी विषय हैं, हम ये उन विषयों को ढूंढ के लाते हैं और उसी के एक्सपर्ट्स आते हैं जिसका कि पब्लिक से सीधा संबंध है, उन प्रॉब्लम्स का, उन बीमारियों का, और इसमें पब्लिक का खुद का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है कि वो इन तकलीफ़ों को, इन बीमारियों को कैसे खुद के प्रयत्नों से भी दूर करने की कोशिश करें, और उसी बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज का विषय जैसे आप सबको पता है कि ये तंबाकू के बारे में है, कि हमारे लिए तंबाकू के बारे में आप लोगों से चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। आप लोगों को शायद ऑलरेडी पता होगा, अखबारों में आए दिन आता रहता है कि हमारे देश की 35% जनसंख्या तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करती है। और इसमें एक जो बहुत ही एक गलत ट्रेंड जो सामने देखने में आ रहा है कि हमारे जो देश की महिलाएं हैं उनमें धूम्रपान या तंबाकू के सेवन की आदत बढ़ रही है, और हमारे जो बच्चे हैं कितनी उम्र में वो धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं, ये वाली उम्र घट रही है। पहले ऐसा माना जाता था कि धूम्रपान का जो इनिशिएट करने की आदत है, शुरुआत करने की आदत है, ये लगभग 14-15 साल है। अब ये घट के 10 साल रह गई। ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है। ये दो क्यों इम्पोर्टेंट एज ग्रुप्स हैं, महिलाओं का और एक बच्चों का, इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। ऐसा माना गया है कि तंबाकू का सेवन किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को आगे और दूसरे जो और भी ज़्यादा गंभीर किस्म के पदार्थ हैं, अल्कोहल है, कैनबिस है, भांग का नशा, या ओपियम या हेरोइन का नशा, इनके लिए प्रेरित करता है। इसको हम गेटवे ड्रग बोलते हैं। तंबाकू को अब हम गेटवे ड्रग बोलते हैं। Tobacco is known all over the world as gateway drug. A person who has started using tobacco is more prone to initiate other drug use as compared to a person who has never used tobacco. ये एक बहुत बड़ी एक पब्लिक हेल्थ की समस्या है। महिलाओं का तंबाकू सेवन क्यों हमारे के जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए कि एक तो वैसे ही ये तंबाकू का नशा खराब नशा है, दूसरा ये कि हम बहुत सारी महिलाएं जब वो एक अवस्था पे आ जाएंगी, उसमें से बहुत सारी महिलाएं माँ बनेंगी, और तंबाकू का सेवन चाहे वो किसी रूप में भी हो, सिगरेट के रूप में, हुक्के के रूप में, बीड़ी के रूप में, या चबाने वाला जो गुटखा है उसके रूप में, ये गर्भ के अंदर बढ़ने वाले बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं काफ़ी, जब वो बच्चा छोटा होता है, अगर उसकी माँ किसी भी तरह का धूम्रपान कर रही है, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी या हुक्के के द्वारा, वो सीधा उसके बढ़ते हुए बच्चे के मस्तिष्क पर और उसकी ग्रोथ पर असर डालता है। ये बच्चे के लिए आगे चल के इसके काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है और इस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए। और हम आज की चर्चा में हमने एक्सपर्ट्स को बुला रखा है जो आपको इस टोबैको के यूज़ के बारे में, इसके गंभीर परिणाम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और हम आपसे फिर ये उम्मीद करते हैं कि आपके मन में इस विषय को लेके जो भी किसी भी तरह के सवाल हैं वो हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि टोबैको एक ऐसा सारी दूर किया जाता है, खुलेआम किया जाता है, इसको लोग एक बीमारी नहीं मानते, इसको समझते हैं कि आदत है, जब चाहे मर्जी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग छोड़ने के बाद, सोचने के बाद भी, अपने प्रयत्नों के बाद भी आसानी से इसको छोड़ नहीं पाते हैं। और जब तक वो इस बात से जानकारी उनको मिलती है तब तक नुकसान काफ़ी हो चुका होता है। मेरे को बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच हमारे डीन साहब प्रोफेसर जुल्का साहब आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर कि आप स्टेज पे आए। प्रोफेसर जुल्का आप सबको पता है, मैं उनका ताली बजा के स्वागत करूंगा। ये हमारे डीन भी हैं और हमारा जो रोटरी कैंसर हॉस्पिटल सेंटर है उसके चीफ भी हैं। डॉक्टर जुल्का का नाम देश विदेश में विख्यात है और इनका जो काम है कैंसर, हर तरह के कैंसर में, ये सब साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बहुत माना जाता है। सर मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर हमारे यहाँ आए हैं। मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर नसीम शाह को। प्रोफेसर नसीम शाह प्लीज़।
प्रोफेसर नसीम शाह हमारी जो डेंटल सेंटर है उसकी अध्यक्षा है। और आप सबको पता है कि तंबाकू के सेवन से, चाहे वो सिगरेट के रूप में पिया जाए या चबा के खाया जाए, वो हमारे मुंह पर, हमारे दांतों के ऊपर कितना दुष्प्रभाव डालती है, इसके बारे में हमको मैडम बताएंगी। मैं और बुलाना चाहूँगा डॉक्टर करण मदान। डॉक्टर करण मदान हमारे यहाँ पल्मोनरी मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उभरते हुए एक बहुत विशेषज्ञ हैं, और ये हमको बताएंगे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्पेशली जो हमारे फेफड़े हैं, उस पर धूम्रपान, टबैको किस तरह का प्रभाव डालता है और उसके रख रखाव के लिए हमको क्या करना चाहिए। मैं और भी बुलाना चाहूँगा डॉक्टर प्रोफेसर आलोक ठक्कर को। आलोक ठक्कर हमारे यहाँ ENT डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और तंबाकू का कई तरह के हेड और नेक कैंसर में बुरा प्रभाव है, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। डॉक्टर सोनाली झा जी, डॉक्टर सोनाली झा जी प्लीज। डॉक्टर सोनाली झा जी हमारे यहाँ एडिशनल प्रोफेसर हैं नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर में, और इन्होंने महिलाओं में बढ़ते हुए धूम्रपान के विषय में अध्ययन किया है डायरेक्टली सोसाइटी में जाके, और ये हमारा जो टोबैको सेसेशन क्लिनिक है हमारे सेंटर में, उसकी ये इंचार्ज है। मैं और भी बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अंबुज राय। डॉक्टर अंबुज राय प्लीज़। डॉक्टर अंबुज राय हमारे यहाँ जो हमारा कार्डियक सेंटर है उसके एडिशनल प्रोफेसर हैं। आइए डॉक्टर अंबुज राय। और ये सिगरेट के बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं, और उसमें दो को हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। एक तो कैंसर है, और दूसरा है हमारा जो हृदय प्रणाली। जितना डैमेज सिगरेट से या टोबैको से हमारे हार्ट पे होता है, और हार्ट में कितनी तरह की बीमारियां पैदा करता है, ये हम डॉक्टर अंबुज राय से जानना चाहेंगे कि इसका पब्लिक पे, जनरल पब्लिक पे क्या प्रभाव है। कितने % लोग जिनमें हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारियां हैं, वो किस वजह से, और उसमें सिगरेट या तंबाकू कितना दुखदायी है। डॉक्टर संध्या गुप्ता हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, वो बताएंगी कि नर्सिंग प्रोफेशन का क्या रोल है ऐसे केसेस के मैनेज करने में और लोगों को उससे छुड़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में। मिस्टर विजय अग्रवाल ENT डिपार्टमेंट में स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आइए विजय। बहुत सारे कैंसर जो तंबाकू के वजह से होते हैं, उनमें और सर्जरी के बाद इलाज तो हो जाता है, लेकिन उनको बोलने की और खाना निगलने की समस्या से जूझना पड़ता है। विजय अग्रवाल, विजय हमको थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि हम इन लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। तो आप सबका फिर से स्वागत है, और मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा प्रोफेसर जुल्का साहब से कि वो आके पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान दें, इस गंभीर समस्या के बारे में। फिर मैं बाकी पैनलिस्ट से आप चर्चा करें। गुड मॉर्निंग। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस पब्लिक लेक्चर में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। जैसा कि आपको पता है कि 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। उस दिन हम प्रण लेते हैं कि हम आज से तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो हमें कहना चाहिए स्वस्थ भारत टोबैको फ्री। तो तंबाकू से फ्री होना चाहिए, जिससे कि दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं वो आपको बताए जाएंगे अभी विशेषज्ञों द्वारा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 11 से 12 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं प्रति वर्ष, जिनमें से 40% ये तंबाकू के सेवन से होते हैं। और तंबाकू का सेवन का मतलब ये नहीं कि सिगरेट, बीड़ी और हुक्का। तंबाकू का सेवन ये भी है स्मोकलेस टोबैको। स्मोकलेस का मतलब खैनी, जर्दा, पान मसाला, और ये सारे
तंबाकू का सेवन करने से कैंसर होते हैं। हमारे देश में हमें लोगों ने कहा है कि इंडिया हैज़ बिकम द हब ऑफ ओरल कैंसर। मुंह के कैंसर जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्योंकि तंबाकू लोग रखते हैं, आप देखते होंगे यूपी, बिहार और आसपास की स्टेट्स में ये देखा गया कि तंबाकू का सेवन, मुंह में लोग तंबाकू को रखते हैं, खैनी, जर्दा और पान मसाला। तो ये जब मुंह में रखते हैं तो वो क्रॉनिक इरिटेशन करता है, तो अब मुंह में कैंसर करता है। हमारे पास 70% केस जो आते हैं मरीज़, वो एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसको हम स्टेज 3, स्टेज 4 कहते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में कम केसेस आते हैं, तो इसलिए हम अर्ली डिटेक्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। अब सबसे पहला जो आपको ये समझाना है कि प्राइमरी प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा, हम हमेशा कैंसर प्रिवेंशन की बात करते हैं, लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन जिसका हमें पता है कि 40% तंबाकू के सेवन से होता है, अगर हम उसको छोड़ दें तो 40% कैंसर वैसे ही कम हो जाएंगे। तो ये हमें समझना है और लोगों को समझाना है कि अभी देखिए रोड रेज का जैसे हम सुनते हैं आजकल, ऐसे ही इतना ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस हो गया आजकल की लाइफस्टाइल में कि एक पेशेंट, एक मरीज़ भी नहीं था, लेकिन वो क्योंकि उसका मरीज़ तंबाकू के सेवन से कैंसर हो गया था उसको, तो वो दूसरे को कहता है आप स्मोकिंग मत करो, उसने उठा के उसको मारना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि किस प्रकार, आप किसी को कह भी नहीं सकते, तो हम इसलिए कहते हैं कि आराम से आप प्रभावित कीजिए दूसरों को कि तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि इसके सेवन से जो जो कैंसर होते हैं, हमें देखा गया कि मुंह का कैंसर मैंने बताया, फिर गले का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर जिसे हम कहते हैं, आप सुनेंगे उसके बारे में। फिर हमारे कैंसर, फेफड़े का कैंसर, जो लंग कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है हमारे देश में नहीं, सारे वर्ल्ड में, तो ये 90% इट इज़ ड्यू टू टोबैको स्मोकिंग। सो 90% टोबैको से होता है, तो लंग कैंसर से बचा जा सकता है। बाकी फूड पाइप का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर और खाने की नली का कैंसर, स्टमक का कैंसर, तो सारे कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं, 20 से ज़्यादा प्रकार के कैंसर। अब हमें ये देखना है कि हम कैसे लोगों को प्रभावित करें कि वो इसका सेवन से बचे। आज हम ये भी सीखेंगे कि कैसे इसको छोड़ा जा सकता है। तो क्विट टोबैको जिसे कैंपेन कहते हैं कि हाउ टू क्विट टोबैको, अगर आपको आदत पड़ी हुई है कैसे छोड़ें। तो कैंसर के अलावा हार्ट पे भी असर होता है और भी बीमारियां होती हैं, तो वो हमें हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं एक तो भूल गया, डॉक्टर प्रभात मलिक प्लीज आइए। डॉक्टर प्रभात मलिक भी हमारे यहाँ कैंसर सेंटर के का सेवन जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो हमारा मुंह है, ओरल कैविटी। सिमशा आके हमको बताएं मैडम संक्षेप में। मैं जानता हूँ बहुत बोल सकती हैं। अभी मेरे पहले दो वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है, इसलिए मेरा रोल बहुत संक्षिप्त रह जाएगा। And I assure you I'll try to be as brief as possible. But हम सब जानते हैं कि तंबाकू का असर शरीर के हर एक अंग पर पड़ता है, जैसे डॉक्टर जुल्का ने बताया। बट मुंह सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम स्मोक भी करते हैं तो बीड़ी, सिगरेट आदि मुंह में पकड़ लेते हैं, उसका धुआं सीधा मुंह पे लगता है। और जब हम स्मोकलेस टबैको यूज़ करते हैं, पान मसाला, जर्दा, खैनी, तो वो मुंह से ही चबाया जाता है। तो मुंह पर दोहरा असर पड़ता है उसके टोबैको के केमिकल्स का, और हीट जो जनरेट होती है सिगरेट के धुएं से, उसका भी डबल प्रभाव पड़ता है। तो काफ़ी फर्क पड़ता है। तो
जैसे कि बताया कि 35% हमारी जनता टोबैको का सेवन करता है और उसमें से 14% स्मोकिंग करता है। बट आजकल स्मोकलेस टोबैको का यूज बहुत बढ़ गया है। 26% लोग किसी न किसी तरह का गुटखा, पान मसाला वगैरह चबाते हैं। 5% ऐसे हैं कि जो दोनों का यूज करते हैं। और अब चिंता की बात यह है कि छोटी उम्र में ये आदत लगना शुरू हो जाती है और इसलिए कैंसर भी हम देखते हैं आजकल बहुत जल्दी छोटी उम्र में होने लगता है, 30-35 की उम्र में, जो कि पहले माना जाता था कि एक बुढ़ापे की बीमारी है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं छोटे बच्चे कैसे स्मोक कर रहे हैं और स्कूल के बच्चे पान मसाला और गुटखा की दुकान पर खड़े हैं और तरह तरह का यूज होता है। और हमारे देश के कुछ हिस्सों में जो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं उसको बर्न एंड मुंह के अंदर रखते हैं, जो जलता हुआ एंड है उसको मुंह के अंदर पकड़ के स्मोकिंग करते हैं, जिससे कि पूरा तालू एकदम जल सा जाता है और उसमें कैंसर जल्दी बनने की संभावना हो जाती है। अब जब भी हम तंबाकू का सेवन करते हैं ये याद रखें कि जब हम च्यूइंग टोबैको करते हैं, स्मोकलेस टोबैको, उसमें 2500 से ज़्यादा केमिकल्स है और जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से और ज़्यादा केमिकल्स, 4000 केमिकल है। और ये सब में 28 केमिकल ऐसे हैं जिसका एकदम प्रूव हो चुका है कि इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो कितना डेंजरस है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इस फोटोग्राफ में मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं कि दांत की क्या हालत हो रही है, कितने गंदे डिस्कलर्ड हो गए हैं और मसूड़ों भी सारे फूले हुए हैं। और ये जो है दूसरा पिक्चर जिसमें ये दिखाया गया है कि मसूड़ा पूरा नीचे हट गया है क्योंकि वहां पर एक ही जगह लोग तंबाकू और चूना वगैरह रखते हैं, तो मसूड़ा एकदम जल के पीछे हो गया है और दांत बिल्कुल घिस गए हैं तंबाकू के सेवन से। और ये जो तालू मैं कह रही थी पूरा सफेद हो गया है और इसमें कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जैसे मैंने कहा ओरल कैंसर, हमारा देश को एक बहुत बुरा एक वो मिला हुआ है कि हमारा देश ओरल कैंसर का कैपिटल माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस इंडिया में होते हैं और 15% बॉडी के जितने कैंसर है उसमें से 15% मुंह के कैंसर है और ये 90 से 95% कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि हमारे देश में कैंसर का डिटेक्शन बहुत लेट स्टेज में होता है, जब वो बहुत आगे बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि इस बूढ़े आदमी को इतना बड़ा मुंह के अंदर और बाहर निकला हुआ कैंसर का ग्रोथ है। ये पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं था कि ये कैंसर है। जब वो आया तो ही वॉज नॉट बॉदर्ड, वो अपने ग्रैंडसन को साथ में लेकर दांत दिखवाने आया था। तो इतना लेवल ऑफ अवेयरनेस कम है हमारे देश में, तो हमारा रोल बनता है कि हम लोगों को समझाएं कि क्या क्या है। तो मुंह में क्या क्या निशान देख सकते हैं, सफेद या लाल दाग हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी जबान का हिस्सा पूरा सफेद हो गया है और एक छाला भी पड़ा हुआ है। छाला जो 15 दिनों से ऊपर तक ठीक ना हो तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा ये लाल पैच और सफेद दाग और यहाँ पर भी तालू के ऊपर दाग लगा हुआ है। तो इतना बढ़ना नहीं होना चाहिए। आपको समझना है कि हमें इसकी रोकथाम करनी है और अपने आप ही इसका जांच भी करनी है, मैं बताऊंगी आगे। और सबसे ज्यादा एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो हमारे देश में है कि जिसमें से आगे चल के कैंसर का खतरा हो जाता है, वो ये है कि मुंह की जो छाल है, खाल है, वो पिंक होती है, वो धीरे धीरे सफेद होने लगती है और मुंह में जलन एकदम बढ़ जाती है। नॉर्मल खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर धीरे धीरे मुंह की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म होके सख्त हो जाती है और मुंह खुलना कम हो जाता है। मुंह खुलना कम हो जाए, जबान की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, आगे आप जबान बाहर ना कर सको, ये सब लक्षण है जिसको कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और ये ऐसी बीमारी है कि ये धीरे धीरे आगे चल के 7 से 10 साल की उम्र में, 7 से 10 साल के बाद कैंसर में बदल सकती है और पूरे मुंह के छाल में कहीं भी कैंसर हो सकता है और मल्टीपल प्लेसेस में हो सकता है। जैसे कि आप ये केस में देख रहे हो
कि एक ही पेशेंट को 2 जगह का कैंसर है, चीक का भी है और टंग का भी है। तो ये बहुत खतरनाक एक कैंसर के आगे की दशा है जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये 3 स्लाइड में मैंने दिखाया। तो ये बहुत ही गंभीर लक्षण है और फौरन उसका रोकथाम होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है कि तंबाकू से दूर ही रहना है, बट अगर आपने सेवन किया है और कुछ भी है, अदरवाइज भी मुंह की जांच अपने आप करना कितना आसान है, मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। जस्ट ये आप फोटोग्राफ से देख सकते हैं कि लिप्स को ऊपर का नीचे का घुमा के देख लिया, और ये जबान देख लिया, गाल के अंदर की तरफ जबान को ऊपर से देख लिया, ऊपर करके नीचे का हिस्सा भी देख लिया, तालू को देख लिया। तो जो लक्षण मैंने आपको दिखाए थे, सफेद स्पॉट या रेड स्पॉट या मुंह में खिंचाव लगना, मुंह में जलन होना, तो ये सब चीज आप अपने आप भी जांच कर सकते हैं, और अदरवाइज भी हर 6 महीने या 1 साल में डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना बहुत जरूरी है। बट सबसे बेहतर ये हो कि आप तंबाकू का सेवन ही ना करें, सेवन कर रहे हो तो उसको छोड़ें, और बाकी बहुत सारे विशेषज्ञ हैं वो आपको ज्यादा बताएंगे। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर करण बदान से। डॉक्टर करण बदान, जैसा मैंने कहा, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। माना अभी तक हम कैंसर की बात सुन रहे हैं, हार्ट डिजीज की बातें सुन रहे हैं, लेकिन स्मोक करने के बाद जो सिगरेट का, बीड़ी का, हुक्के का ये जो धुआं जाता है, ये सबसे पहले फेफड़ों को असर करता है, और फेफड़ों पे क्या दुष्प्रभाव होते हैं ये हम डॉक्टर करण बदान से सुनेंगे। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों का ये मानना है, ये मिथ कहते हैं हम इसको, कि जितना नुकसान सिगरेट से है बीड़ी या हुक्के से नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जितना नुकसान सिगरेट से है उतना ही बीड़ी से है और उतना ही हुक्के से है। डॉक्टर करण। जैसे ही आपने सुना कि पहले धुआं मुंह पे प्रभाव करता है, पर हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे फेफड़े, जिससे हम सांस लेते हैं, और जो ऑक्सीजन हवा में है वो हमारे शरीर में जाती है, जो कि जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। तो जब ये सिगरेट या बीड़ी या हुक्का या किसी भी टाइप का धुआं हम अंदर लेते हैं, तो हम जो हवा, जो अच्छी स्वच्छ हवा हमारे अंदर जानी चाहिए, हम उसके बजाय ये सारा धुआं जिसमें बहुत तरह की तार और हानिकारक चीज़ें हैं वो हम अंदर लेते हैं। तो उससे हमने बहुत सुना, और सब यही सुनते हैं कि कैंसर ही एक बीमारी है जो कि धुएं से या स्मोकिंग से रिलेटेड है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर को छोड़ के भी और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत ही मतलब जो मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे प्रभाव डाल सकती हैं, ऐसे कई कंडीशन हैं जो कि स्मोकिंग से हो सकते हैं। तो उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो हम जब बात करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसमें जब हवा एक बार व्यक्ति के मुंह से अंदर जाती है, तो हमारी सांस की नली, जो कि ये विंड पाइप कहते हैं, जो मेन सांस की नली है, उसके बाद ये हमारी दाईं और बाईं सांस की नली में डिवाइड होकर दोनों फेफड़ों में जाती है। और ये हमारे फेफड़े में ऐसे अंग होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पे हमारी गैस जो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में पहुँचती है, जिससे हमारा जीवन और हमारा सब कुछ सस्टेन होता है। तो जब हम किसी भी प्रकार का धूम्रपान करते हैं, और स्पेशली ये देखा गया है कि आपको पिछली भी स्लाइड में दिखाया कि ऐसी बहुत सारी हानिकारक चीज़ें हैं जो इस धुएं में होती हैं, और ये सिगरेट के स्मोक में करीब 7000 ऐसे केमिकल देखे गए हैं जो कि बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि धातु लाइक कैडमियम होते हैं, जो कि बैटरी एसिड में पाया जाता है, और जैसे कि मिथेनॉल जो कि रॉकेट के फ्यूल में, रॉकेट चलाने में जो धुएं के लिए उसमें इस्तेमाल होता है, और फॉर्मल्डिहाइड जो कि जो शरीर के जो बायोप्सी के सैंपल को प्रोसेस करने के लिए एक बहुत ही इरिटेटिंग टाइप का पदार्थ होता है, वो भी इसमें धुएं में होता है, और अमोनिया जिससे आप घर का फर्श इत्यादि और टॉयलेट इत्यादि साफ करते हैं, वो भी टाइप की चीज़ इस धुएं में होती है, और आर्सेनिक जैसी चीज़ें जो कि चूहे मारने के लिए यूज़ की जाती है, वो भी इस धुएं में होता है, और जो आपकी गाड़ी में से धुआं निकलता है जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो भी इस धुएं में होती है, और ऐसी बहुत और कीटनाशक दवाइयों जैसी चीज़ें, निकोटीन इत्यादि, ये सारा कुछ इस सिगरेट के धुएं में या बीड़ी के धुएं में पाया जाता है। तो ये छोटी से दिखने वाली सिगरेट एक बहुत ही मतलब
डेंजरस टाइप की चीज़ है जो कि आपको इससे पता लग सकता है। अब हमारे जो फेफड़े होते हैं वो एक हेल्दी आदमी में कैसे दिखते हैं और जो स्मोकिंग करता है उसमें कैसे दिखते हैं, वो आपको इस फोटो से पता लगेगा कि आप जो बाईं तरफ को देख रहे हैं ये एक नॉर्मल व्यक्ति का फेफड़ा है, जो कि दिख रहा है कि किस तरह से वो एकदम साफ फेफड़ा दिखता है, जिसमें जो कि नॉर्मल एक हेल्दी व्यक्ति का है। बट वहीं आप दाईं तरफ देखें जो कि एक स्मोकिंग व्यक्ति है, जो सारा आप धुआं ले रहे हैं जिसमें टार और ऐसी चीजें हैं, तो ये उस तरह का फेफड़ा आप देख सकते हैं। तो जो भगवान ने चीज दी है हमारे को जीवन के लिए, उसको धूम्रपान से क्या किया जा सकता है, और ये चीजें बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती हैं। ये रियलाइज करना जरूरी है कि ये जो धुआं है ये इकट्ठा होता रहता है फेफड़े में, उसके जो पदार्थ हैं, और वो इस तरह की स्थिति ला सकते हैं। तो ये तो हुआ कि दिखने में कैसा होता है, बट वास्तविकता में अंदर क्या होता है वो आपको आगे वाली स्लाइड से पता लगेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी सांस की नली, दो बड़ी नलियां तो आपको बता दी, पर ये नलियां करीब 16 से 23 बार डिवाइड होकर छोटी छोटी नलियां बन जाती हैं। अब इन छोटी छोटी नलियों में जब वो धुआं जाता है तो उस धुएं से कई चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आप बाईं तरफ देखेंगे तो ये एक सांस की नली है जो कि नॉर्मल व्यक्ति में दिखनी चाहिए, जिसमें अंदर आपकी सांस और हवा जाने की जगह है, एक तरह की पाइप और ट्यूब है। बट जब व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसकी सांस की नली के अंदर जो हवा की चलन की जो जगह है वो कम हो जाती है, वो छोटे हो जाते हैं रास्ते, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। मरीज को सांस अंदर ले जाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, और इससे बलगम बनने की स्थिति ज्यादा हो जाती है, म्यूकस ज्यादा निकलता है। दूसरी चीज क्या होती है जो मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे छोटे हमारे लंग्स में अंग होते हैं, इनको एल्वियोलाई कहते हैं, बहुत समय स्मोकिंग के बाद ये नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो ये जो आप अंगूर जिस तरह के ये देख रहे हैं गुच्छे जैसा, ये नॉर्मल होता है जिसमें हमारी सांस नॉर्मल तरह से जाती है, बट ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं और एक तरह का बड़ा सा गुब्बारे जैसे एरिया बन जाते हैं जो किसी काम के नहीं रहते हैं, जिसमें सांस भी नहीं ले सकते हैं और ऑक्सीजन का प्रभाव भी नहीं हो सकता है। तो ये बीमारी होती है जिसमें इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं और उसको एम्फाइसीमा कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस बीमारी को कहते हैं COPD। तो जो ये धुआं है और स्मोक है, ये बहुत ही बड़ा कॉज है COPD नाम की बीमारी का, जिसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिकॉज कैंसर तो आगे होता ही होता है, बट उससे पहले और बहुत लोगों को ये COPD नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें मरीज को बहुत ज्यादा खांसी होती है, सुबह उठ के स्पेशली बहुत खांसी होना, बलगम होना, और उनको सांस लेने में तकलीफ होना। ये प्रोग्रेसिव बीमारी है। अगर ये उत्पन्न होने के बाद मरीज स्मोकिंग छोड़ भी दे तो भी उसके लंग का नष्ट होना और फंक्शन कम होना चलता रहता है, और उसके बाद मौसम बदलने पे या बार बार मरीज को एक्सैसरबेशन, जिसको कहते हैं कि बार बार खांसी बुखार बढ़ना, जिसमें मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत और वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है, और बहुत स्थितियों में मरीज इससे बच नहीं पाता है, और इससे आगे चल के मरीजों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हल्का सा भी चलने में, वो टॉयलेट तक जाने में भी सांस फूल जाता है, मरीज अपने को देख नहीं सकता है, पूरे मसल्स की वीकनेस शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें भी हो जाती है और बाद में मरीज ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो सकता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये COPD नाम की बीमारी मृत्यु का, मतलब ओवरऑल मृत्यु जो होती है उसका बहुत बड़ा कॉज है। तो ये आप देखेंगे एक फोटो जिसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाया हुआ है कि ये COPD नाम की बीमारी से जो मृत्यु के जो रेट हैं, आप अगर देखेंगे तो ये हिंदुस्तान एकदम लाल वाले उसमें आता है, जो कि देखा गया है कि COPD से मृत्यु के सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स वाले एरिया में से एक है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से पहले बहुत मरीजों को हो जाती है, जब भी उनको खांसना शुरू हो जाता है उसके बाद ये COPD बढ़ने की टेंडेंसी शुरू हो जाती है। और ये देखा गया है कि COPD की जो रेट इंसिडेंस है इंडिया में वो बढ़ रहा है, और COPD के बारे में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक बहुत ये कैंसर की तरह ही एक बहुत ही मतलब डेंजरस बीमारी है। दूसरी चीज है फेफड़े का कैंसर। फेफड़े का कैंसर धुएं से, धूम्रपान से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। ये बहुत ही डेंजरस इसलिए है बिकॉज लंग कैंसर या फेफड़े के कैंसर के जब मरीज हमारे पास आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, और स्टेज 3 और 4 लंग कैंसर में इलाज के जो तरीके हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इसमें फेटेलिटी मतलब कि मृत्यु का रिस्क होता है, और बहुत सारे तरीकों के बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता है। ये फेफड़े का कैंसर सांस की मेन नली में आ सकता है, जिससे सांस लेना बिल्कुल बंद हो सकता है, खांसी में खून आना,
बहुत खून आ जाना और इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। और बहुत सारी अदर चीज़ें और चीज़ें देखी गई हैं इन चीज़ों को छोड़ के कि और क्या क्या हो सकता है। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। तो जो व्यक्ति सोचे कि मैं तो थोड़ी सी बीड़ी या सिगरेट पीता हूं, मेरे को क्या होगा, पर उसमें वो थोड़ी सी जो स्मोकिंग भी है उससे उनकी इन्फेक्शन से लड़ने की टेंडेंसी, वो शक्ति कम हो जाती है। उनको निमोनिया और खांसी जुकाम इनकी रेट बढ़ जाते हैं, और निमोनिया और फ्लू जैसी बीमारियों का भी रेट बढ़ जाता है। एक चीज ये है कि मरीज खुद बीड़ी या धुआं स्मोकिंग कर रहा है, वो उससे उसके आसपास जो भी वो धुआं ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कहें कि मैं तो बीड़ी नहीं पीता, मुझे क्या होगा, बट अगर आसपास आपके कोई भी धुआं या बीड़ी पी रहा है, आप उस धुएं को ले रहे हैं सांस में, इसको कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। और पैसिव स्मोक ये भी उतना ही डेंजरस है जितना कि खुद बीड़ी पीना है, बिकॉज सेकेंड हैंड स्मोक में भी वो सारी हानिकारक चीजें हैं जो आपके अंदर जाएंगी। तो आप अगर किसी को अपने आसपास धुआं पीते हुए देख रहे हैं तो आप उससे बचे नहीं हुए हैं। वो खुद तो पी रहा है पर आपको भी धुआं आपको लेना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, ये छोटे से पीरियड के लिए भी सेकेंड हैंड स्मोक बहुत डेंजरस है। बच्चों में इसमें कान में इन्फेक्शन के रेट, बच्चों में एस्थमा जैसी बीमारी होना, खांसी जुकाम होना, इन्फेक्शन होना, और बहुत छोटे बच्चों में जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें अचानक मृत्यु के रेट वाली चीजें भी बढ़ सकती हैं। और जैसा कि बताया कि अडल्ट्स में और जैसे ये सब चीजें हो सकता है। तो बस इससे मैं ये बताना चाहूंगा कि फेफड़े की पॉइंट ऑफ व्यू से आप बीड़ी बंद करें पीना अगर आप बीड़ी पीते हैं। कोई अगर आपके आसपास धूम्रपान कर रहा है तो उसे रोकें, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो रहा है। और अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं या कार में हैं तो बाकियों को बोलें कि धूम्रपान ना करें, और कोशिश करें कि आपके बच्चों का जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो धुएं से फ्री हो, और बच्चों को बताएं कि वो धुएं से दूर रहें, क्योंकि उन पे ये रिस्क ज्यादा होते हैं। और आप खुद ही रोल मॉडल बने। और जैसा कि बताया डॉक्टर खंडेलवाल सर ने बताया था कि जो गर्भवती महिलाएं धूम्रपान करती हैं गर्भावस्था में, अगर वो धूम्रपान कर रही हैं तो उनके बच्चों की जो लंग डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है। उनके बच्चों के लंग्स उस साइज के या उस फंक्शन के नहीं हो पाते जो उनको होना चाहिए, और उनमें भी एस्थमा और जैसी चीजों के रिस्क बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू करण। बड़ा अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने कि फेफड़ों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, और जो कि हमारे देश में कैंसर तो एक गंभीर समस्या है ही। COPD जो एक लंग की बीमारी है वो कितनी बड़ी मृत्यु का कारण बन सकती है। अब धुआं बाहर हम मुंह से अंदर लेते हैं लेकिन निकालते हम नाक से हैं। हमारे कान नाक गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलोक ठक्कर बताएंगे कि हमारे इस सिस्टम में हेड एंड नेक में जिसे हम कहते हैं, या ENT में, ईयर नोज थ्रोट, गला नाक कान गला, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? थैंक यू। काफ़ी बातें कही जा चुकी हैं, थोड़ी कहनी बाकी हैं। मेरा काम कैंसर के हिसाब से इसको बताने का था। तो डॉक्टर जुल्का ने बताया कि करीब 20 कैंसर हैं जिनका इफेक्ट टोबैको से आता है। मैंने यहाँ आपके लिए करीब 15 लिखे हुए हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कि इफेक्ट लिंक बहुत माइनर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, बट बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसमें कि लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे लंग कैंसर की बात हो ही चुकी है, लंग कैंसर का लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। 90% पेशेंट्स जिनको लंग कैंसर होता है स्मोकिंग रिलेटेड होता है। सिमिलरली माउथ का कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर, अगर मुंह में कोई घाव हो जाता है, कैंसर हो जाता है, अगर आवाज़ रुकने लगती है, आवाज़ बैठ जाती है, खाना खाने में तकलीफ है, इन सब कैंसर्स में टोबैको का लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लंग कैंसर प्राइमरली स्मोकिंग की वजह से है, और जो बाकी कैंसर मैंने आपको बताया माउथ के, थ्रोट के, ये प्राइमरली विदाउट स्मोकिंग या स्मोकलेस टोबैको से हैं। स्मोकिंग टोबैको या सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग की तो बहुत बात होती है, प्राइमरली बिकॉज पब्लिक हेल्थ इशू भी बन जाता है। जैसे डॉक्टर मैदान ने बताया कि अगर आप स्मोक करते हैं तो बाकियों को भी इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए उस पर लेजिस्लेशन भी आ गया है। लेकिन जो स्मोकलेस टोबैको है उसमें आप सिर्फ अपने आप को ही मेनली हार्म करते हैं, और शायद बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, और सिगरेट जितना ही करते हैं थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। तो कैंसर जो होता है उसमें अगर आप समझें कि जी बिजली गिर गई या पुराने कर्मों का अलता, ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज़ प्राइमरली कि आपने अभी क्या किया और आपने कैसे बिहेव किया है, क्या कितना तंबाकू लिया है। प्राइमरली कैंसर जो है इसी वजह से हो रहा है। वेस्ट में देखा जाए तो ये इंग्लैंड का डेटा है,
कहते हैं 28% ऑफ कैंसर डेथ्स स्मोकिंग रिलेटेड है। ऑब्वियसली वो उस बारे में बरेड है। ये भी कहते हैं, अगर आप ये वाली लाइन देखें, कि हाफ ऑफ ऑल रेगुलर स्मोकर्स विल बी किल्ड बाय दैट हैबिट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इससे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ स्मोकिंग की बात नहीं है, स्मोकलेस की भी बात है। हमारे यहाँ जो है टोबैको रिलेटेड डेथ्स, टोबैको रिलेटेड कैंसर डेथ्स 42% है। वो इसलिए कि जो है हम लोग टोबैको का सेवन दोनों तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ स्मोकिंग से नहीं कर रहे हैं, च्यूइंग टोबैको से भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बिगड़ रही है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये इससे जो है 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी बिकॉज इस तरह की न्यूज़ आप रोज़ पढ़ ही रहे हैं, कैंसर एपिडेमिक ऑन दी वे, कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि टोबैको का सेवन बढ़ रहा है। टोबैको का सेवन इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज ईजिली अवेलेबल है। एक टाइम था आपको जाना पड़ता था पान वाले के पास, टोबैको बनवाना पड़ता था, फिर लेते थे, धूप में जाते थे। आज अपना ले आते हो, घर पे रखते हो, लिए चले जाते हो। इट्स सो ईजी, यू कैन कैरी इट, हर जगह ले जा सकते हो। इसके साथ जो है ओरल कैंसर भी बढ़ रहा है। ओरल कैंसर की एज कम हो रही है, यंगर पेशेंट्स आते हैं। 20 साल पहले अगर हम 50 ईयर्स पे थे, आज हम 30-35 पे देखते हैं। जो प्री कैंसरस रीजन्स हैं कि माउथ के अंदर छाले पड़ जाते हैं, सफ़ेद दाग पड़ जाता है, मुंह खिलना बंद हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स पहले से कहीं ज़्यादा हो गई हैं। और ये हमें मालूम है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो गई है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की, तो लाइफ टाइम रिस्क उस पर कैंसर बदलने का बहुत हाई है। तो जनरली आपने अगर टोबैको लेना शुरू किया तो उसके बाद 10, 12, 15, 20 साल लगते हैं कैंसर बनने में। जैसे जैसे आपका रेट ऑफ टोबैको बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ कैंसर भी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। सो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि हमारा कैंसर इज गोइंग टू गेट मोर एंड मोर। ये मेरी लास्ट स्लाइड है, मैंने कहीं पढ़ा था, इसमें ये लिखा हुआ है कि सिगरेट क्या होता है। सिगरेट टोबैको होता है जिसको कि जो आप सिगरेट में लेके एक तरफ आग लगाते हैं और दूसरी तरफ एक बेवकूफ़ होता है। मैं नहीं मानता। बेवकूफ़ था, कभी बेवकूफ़ी की कि सिगरेट ले ली, कभी बेवकूफ़ी की कि लत पड़ गई। पर आज के दिन में ज़्यादातर सब समझदार हैं, सब समझते हैं कि टोबैको लेने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लत पड़ जाती है। आप अपना मन बना लें वो तो पहली बात है, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डॉक्टर झांझी को ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। थैंक यू। थैंक यू आलोक। पिछले 2 वक्ताओं ने बताया, डॉक्टर आलोक ठक्कर ने और डॉक्टर करण मदान ने, कि हमारे शरीर के अंदर जो होने वाली बीमारियां हैं उसका तंबाकू से कितना गहरा संबंध है। 90% तक की फिगर है, और ये फिगर सिर्फ बाहर की नहीं है, ये हिंदुस्तान में और हमारे सेंटर में कलेक्ट किया हुआ डेटा है। कुछ समय पहले हमारे देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कह दिया कि तंबाकू का लिंक कैंसर से है या हार्ट डिजीज से है, इसकी कोई स्टडी हिंदुस्तान में नहीं है। ये एक उन्होंने बहुत गलत बात कह दी थी, जो टेलीविज़न पे और अखबारों में आई भी थी। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में काफ़ी लार्ज स्केल स्टडीज़ अवेलेबल हैं, आंकड़े अवेलेबल हैं, जिसमें टोबैको का डायरेक्ट रिलेशनशिप हार्ट डिजीज़ और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां या COPD जैसी जानलेवा बीमारियां, उनका डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिखाया जा चुका है। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, ये सब आंकड़े हमारे देश में उपलब्ध हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अंबुज रॉय से, प्लीज़। डॉक्टर अंबुज रॉय आइए, आप वैसे भी बोल सकते हैं, आइए। डॉक्टर अंबुज रॉय हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ के प्रोफेसर हैं। जब हम सिगरेट लेते हैं या तंबाकू लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकलेस हो या स्मोकिंग फॉर्म में हो, वो जाके खून में वो प्रवेश करता है, और उसके बाद वो हमारे शरीर के हृदय पर, हमारे जो ब्लड वेसल्स पर है, उस पर क्या प्रभाव डालता है, ये थोड़ा सा थैंक यू सर। मैं बिना स्लाइड्स के ही बोलूँगा, बिकॉज वो है नहीं। आपने कैंसर के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना, कैंसर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया है करीब करीब 1/3 जो डेथ्स होते हैं कैंसर रिलेटेड, वो हार्ट और आपके खून के नलियों के रिलेटेड डिजीज़ से होते हैं। तो इनमें मुख्य है हार्ट अटैक, जो कि एक सिगरेट पीने वाले में
2 से 3 गुना संभावना ज़्यादा होती है हार्ट अटैक होने की एज़ कम्पेयर टू जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं। और ख़ास करके युवा में जो कि 40-45 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनमें सिगरेट के रिस्क और भी ज़्यादा है, 5 से 6 गुना ज़्यादा देखा गया है। इन लोगों में हार्ट अटैक की संभावना होती है बनस्पत उनके जो सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं। और ख़ास करके हम लोगों के एक्सपीरियंस में हम लोगों ने अब देखा है कि जैसे हार्ट अटैक बहुत ही कम उम्र में हिंदुस्तान में होता है। 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक देखना कोई अब आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। और अगर इनमें जो हम लोगों ने अपने सेंटर से एनालाइज किया था, करीब 70 से 80% लोग इनमें से स्मोकर होते हैं। और इनकी जब नसों को देखें तो इनमें आमतौर पे जब हार्ट अटैक होता है तो नसों में डिपॉजिट हो जाते हैं, क्लॉट्स बने रहते हैं। इनमें उतनी नहीं होती, बट सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से क्लॉट बन जाता है। तो सिगरेट खास करके यंग लोगों में बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का। हार्ट अटैक के सिवाय खून की बाकी नलियां पर भी असर पड़ता है, तो आपको लकवा हो सकता है, यानी कि फालिज, उसके होने के भी चांस 2 गुना होते हैं जिनमें से जो सिगरेट पीते हैं बजाय उनके जो सिगरेट नहीं पीते। इसके सिवाय बाकी नलियों में भी असर पड़ता है। और नपुंसकता एक बहुत बड़ा कारण है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से नपुंसकता होती है। कई बार इसको मैनलेस की तरह प्रमोट किया जाता है सिगरेट स्मोकिंग को, बट ये सही नहीं है क्योंकि उसका एक असर उसका बिल्कुल उल्टा है। और इसके सिवाय अगर आपके हाथ या पैर के नसों पे रुकावट आए तो फिर उसमें पैरों हाथों में दर्द होना और इनफैक्ट कभी कभी एम्प्यूटेशन यानी पैरों को काटने की भी नौबत आ सकती है। तो ये जो है हार्ट और हार्ट वेसल रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हैं टोबैको के। ये असर क्यों होते हैं वो डॉक्टर करण ने बहुत बढ़िया से दिखाया, क्योंकि क्या क्या चीज़ें इनमें होती हैं और कई केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के हार्ट पे और वेसल्स पे असर करते हैं। जैसे कि कोल टार होता है जो आप सड़क बनाने के इस्तेमाल करते हैं, नैफ्थलीन बॉल होता है जो आप बॉल्स यूज़ करते हैं कपड़ों में दीमक या कीड़े से बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें केमिकल्स बॉडी पे वेसल्स पे अटैक करती हैं और वेसल्स को जो होते हैं जो खून की नलियाँ होती हैं उनको फैलने की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से खून सप्लाई कम हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और अचानक क्लॉट बनता है, उससे अटैक हो सकता है। इसके सिवाय ये आपके शुगर डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ाता है जो टोबैको स्मोकर होते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंटली जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर में होता है जो आपको हार्ट अटैक से बचाता है, वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। वैसे भी हिंदुस्तान में देखा गया कि जब उनके कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करें तो गुड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होता है बनस्पत बाहर के लोगों से। तो ये बहुत कॉमन टाइप की डिस्लिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल की अबनॉर्मलिटी इंडियंस में है। और सिगरेट का जब आप सेवन करते हैं तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बहुत कम हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से, और हर सिगरेट के लेने पे आपका दिल की गति तेज़ होती है, पल्स रेट बढ़ जाती है और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है हर सिगरेट लेने पे। तो इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, क्लॉटिंग, खून का धब्बा बनना और लिपिड प्रोफाइल पे कोलेस्ट्रॉल पे असर करके हार्ट डिजीज़ होती है। और अगर देखा जाए तो आमतौर हिंदुस्तान में हर साल हम 10 लाख लोग टोबैको और टोबैको रिलेटेड डिजीज़ से की मृत्यु हो जाती है। ये 1 घंटे जो हम बात कर रहे हैं इस पे, इस घंटे में हम अपने 120 देशवासी टोबैको और टोबैको रिलेटेड बीमारियों से खो जाएंगे, की मृत्यु हो जाएगी इसके वजह से। और हर साल 20 लाख नए लोग टोबैको लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आज इतना ज़रूरी है और इस पे बात करने की इतनी आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मुशवाई। हार्ट के बारे में हम सब चिंतित रहते हैं कि हम अपने हार्ट को कैसे ठीक रखें, और उन्होंने बता दिया कि क्यों ठीक रखना जरूरी है और हम कैसे ठीक रख सकते हैं। धूम्रपान के सेवन को या तंबाकू के सेवन को हम सिर्फ एक बुरी आदत नहीं समझते कि एक बुरी आदत है जब चाहे मर्जी छोड़ देंगे या उसके किसी दूसरे के कहने से छोड़ देते हैं। ये एक बीमारी है
जो हमारे क्लासिफिकेटरी सिस्टम्स हैं डिजीज़ के, वो इसको निकोटीन डिपेंडेंस को एक तरह की बीमारी की तरह से क्लासीफाई करते हैं, और ये उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसके बारे में हम डॉक्टर सोनाली झा जी से जानेंगे कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई है उसको कैसे सहायता पहुंचाई जाए। डॉक्टर सोनाली झा जी। नमस्कार। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि कितने सारे विशेषज्ञों ने हमें ये बताया कि तंबाकू कितना हार्मफुल है हर सिस्टम के लिए, बॉडी के हर सिस्टम के लिए कितना हार्मफुल है। तो अब सवाल ये उठता है कि सबको, बहुत लोगों को पता भी है कि ये हार्मफुल है, और मगर उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि लोग चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पाते। तो जैसे डॉक्टर करण ने दिखाया और दूसरे विशेषज्ञों ने भी बताया कि इसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं, पर एक ऐसा पदार्थ होता है हर किस्म के तंबाकू में, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, जर्दा हो, खैनी हो, कुछ भी हो, उसमें सिर्फ एक ही पदार्थ ऐसा होता है जिसके कारण एडिक्शन होता है या फिर हम उसके आदी हो जाते हैं और उसको छोड़ नहीं पाते। तो उस पदार्थ का नाम है निकोटीन। अब निकोटीन क्योंकि हर जगह मिलता है, हम उसे छोटी मोटी चीज़ समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। निकोटीन इतना पावरफुल ड्रग है कि आपने किसी भी ड्रग का नाम सुना हो, चाहे वो स्मैक हो, हेरोइन हो, कोकेन हो, उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव कंपाउंड है। तो अब ये क्यों इतना एडिक्टिव है? इसलिए इतना एडिक्टिव है कि आप जब निकोटीन लेते हैं आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटी बढ़ जाती है, जागने की एबिलिटी बढ़ जाती है, आपको एंजाइटी रिलीफ होती है। फिर क्या होता है, आप ओवर टाइम, जो लोग निकोटीन लेते हैं, तो आपको जब आप नहीं लेते उसको एकदम, आप सोचते चलो अब छोड़ते हैं, तो आप छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि आपको विड्रॉल सिम्टम के नाम से जाने जाते हैं, विड्रॉल सिम्टम होने लगते हैं। अब ये कैसे विड्रॉल सिम्टम है? चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, घबराहट होना, और सबसे बड़ा जो विड्रॉल सिम्टम है जो लोगों को रोकता है छोड़ने से, क्रेविंग। इतनी तलब लगती है, इतनी इच्छा होती है कि चाहकर भी हम छोड़ नहीं पाते। तो क्या होता है कि हम एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। तो क्या चक्रव्यूह है कि हम टोबैको लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है इसलिए हम ले लेते हैं, जब हम नहीं लेते हैं तो हमें बुरा लगता है, विड्रॉल सिम्टम होते हैं, तो इसलिए हम उन विड्रॉल सिम्टम को अवॉइड करने के लिए टोबैको लेते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम तंबाकू ले रहे हैं, और इसमें सिर्फ ये अच्छा और बुरा लगने की जो बात है ना, ये ब्रेन के लेवल पे होती है, और ब्रेन के केमिकल्स ऑल्टर होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो अब हम इस चक्रव्यूह में जो फंस गए, तो इससे निकले कैसे? तो सबसे पहली जो चीज़ जो मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ आज, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक मेडिकल इलनेस या इसे बीमारी के रूप से अब जाना जाता है, क्योंकि चाहकर भी इंसान इससे निकल नहीं पाता। तो अब अगर ये बीमारी है तो क्या इसका इलाज संभव है? तो यस, इट्स पॉसिबल, ये ज़रूर संभव है। इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं कि हम आपको ये बताएं कि इसका इलाज है और आपको इसका इलाज लेना चाहिए। तो किस टाइप का इलाज है इसका? इसको दो अप्रोचेस से ट्रीट किया जा सकता है, एक तो मेडिसिन से और दूसरी अप्रोच है काउंसलिंग। और तीसरी अप्रोच में हम ये दोनों अप्रोचेस को कंबाइन भी कर सकते हैं। एक पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है उनको मेडिसिन भी दे सकते हैं और काउंसलिंग भी दे सकते हैं। तो क्या क्या मेडिसिन हैं जो अवेलेबल हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए? तो पहले ये देखा गया था कि 1970s में हमारे पास सिर्फ काउंसलिंग वाली अप्रोचेस थी। फिर 1980s में एक दवाई आई निकोटीन गम, या उसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया निकोटीन, मतलब एक रेवोल्यूशन लाए कि अब ये निकोटीन डिपेंडेंस को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये गम लेने से क्या होता है, इस गम में भी निकोटीन होती है, मगर वो सब हानिकारक पदार्थ जो आपने पहले सुने, ये सब कुछ नहीं होता, तो आपकी बॉडी को कोई डैमेज नहीं होता। फायदा क्या होता है कि आपको कोई तलब नहीं लगती, आपको कोई एंजाइटी नहीं होती, रेस्टलेसनेस नहीं होती, क्रेविंग नहीं होती, तो आप आराम से इसके सहारे छोड़ सकते हैं। तो एक ये दवाई है निकोटीन गम, दूसरी है बुप्रोपियोन के नाम से जानी जाती है। ये आपकी तलब को ही मारती है, आपकी निकोटीन लेने की इच्छा को बिल्कुल कम कर देती है। और तीसरी जो दवाई है जो बहुत रीसेंट है
2006 में इंट्रोड्यूस हुई है, उसको वेरेनिक्लीन के नाम से जाना जाता है। इसके दो मैकेनिज्म है, ये जो एक्ट करती है ये थोड़ा सा निकोटीन रिसेप्टर्स जो ब्रेन में होते हैं उन पे असर करती है, तो हमें थोड़े से अच्छे इफेक्ट आते हैं। और बाहर अगर ऊपर से आप कुछ लो, तो जैसे आप कभी स्मोक करो, अगर आप वेरेनिक्लीन ले रहे हो तो फिर आप उसका आपको कोई असर नहीं होता। तो ये तीनों ही दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपको मदद करती हैं छोड़ने में। दूसरी अप्रोच जिसकी हमने बात करी कि ये हम काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काउंसलिंग जो है इसमें हम क्या सिखाते हैं, इसमें हम सर्टन स्किल्स सिखाते हैं जिससे जो पेशेंट है उसको निकोटीन छोड़ने में मदद मिले या टोबैको छोड़ने में मदद मिले। तो इसमें हम ये सिखाते हैं कि अगर आपको अर्ज हो रही है, क्रेविंग हो रही है, तो उससे कैसे डील करना है। आपके लिए पर्सनली हर निकोटीन यूजर के लिए पर्सनली कुछ हाई रिस्क सिचुएशन होती है। कई लोग इसलिए निकोटीन लेते हैं क्योंकि उनको बहुत टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है। कई लोग इसलिए निकोटीन लेते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, और कई लोग इसलिए निकोटीन लेते हैं कि उनके मतलब फ्रेंड्स ले रहे हैं या फिर उनके सामने कोई निकोटीन सिगरेट पी रहा है। तो हम ये सिखाते हैं कि इन चीज़ों से आप कैसे डील करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और भी जो मैं मानती हूँ कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब कोई टोबैको छोड़ रहा हो तो उसके फैमिली और फ्रेंड्स को हम काउंसिल करते हैं कि भाई अभी ये थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी 1 महीने तक, तो आप थोड़ा सा इसे सपोर्ट करें। तो डॉक्टर का सपोर्ट और फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी निकोटीन छोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंसलिंग की एक और बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, क्योंकि हम लोग लो रिसोर्स कंट्री है, तो और काउंसलिंग हम बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर सकते हैं काउंसलिंग देने में। तो अगर ये अप्रोच हम ज़्यादा फैलाएं तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि ये लो कॉस्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करेगा कौन। तो आप किसी भी साइकेट्रिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेटिंग में हो या प्राइवेट सेटिंग में है। ऑल साइकेट्रिस्ट कैन ट्रीट टोबैको एडिक्शन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स सेटअप किए हैं ऑल ओवर इंडिया। ऐसे 19 क्लिनिक हैं, दिल्ली में 3 हैं, एक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट हॉस्पिटल में, एक इभास में और एक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। इन तीनों में भी आप जा सकते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और हमारा सेंटर तो है ही, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, जो गाजियाबाद में है, और वहाँ हर मंडे टोबैको सेसेशन क्लिनिक चलता है, जिसमें आप आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी दिन आए तो आपकी ट्रीटमेंट तो शुरू हो ही जाएगी, ठीक है। तो बिफोर आई एंड की अब आपको ये पता लग गया कि क्विटिंग के लिए हमारे लिए हेल्प अवेलेबल है, अब तो आप अप्रोच कर सकते हैं। मगर बहुत सारे पेशेंट्स ये जो धारणाएं या मिथ्स लेके हमारे पास आते हैं, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट को मैं बोलती हूँ अच्छा आपने बीड़ी छोड़ दी, तो कहते हैं मैडम बिल्कुल अब हम बिल्कुल तंबाकू नहीं लेते, अब हम गुटखा ले रहे हैं। तो देते हैं कि गुटखा इज समथिंग सेफर, जबकि आपने अभी देखा है कि वो भी इक्वली हार्मफुल है। तो कोई भी तंबाकू, चाहे च्यूइंग हो चाहे स्मोकिंग हो, कोई भी फॉर्म सेफ नहीं है। दूसरा है कि हमारे कई पेशेंट बोलते हैं ये कोई बीमारी थोड़ी ना है, हम तो जब चाहे मर्जी छोड़ सकते हैं। तो फिर हम उन्हें बोलते हैं आप छोड़ के देखिए। तो अपने आप से छोड़ना बहुत मुश्किल है। ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो आपके चांसेस डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, आपको आसानी होती है छोड़ने में। और वही सेम पॉइंट ये है कि क्विटिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ विल पावर। हम इन पेशेंट को ऐसी नज़रों से देखते हैं कि इसको बुरी आदत है, इसमें विल पावर की कमी है। ऐसा नहीं है, निकोटीन बहुत एडिक्टिव है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और चौथा ये मिथ है कि इफ़ यू कांट क्विट फॉर द फर्स्ट टाइम यू ट्राई, यू विल नेवर बी एबल टू क्विट। आप एक बार ने आपने ट्राई किया, नहीं छूटा तो फिर नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी निकोटीन यूज़र को देखिए, कम से कम 5 से 10 अटेम्प्ट लगते हैं बिफोर वो सक्सेसफुली क्विट करते हैं। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड आफ्टर ट्राइंग कीप ट्राइंग। और ये बहुत अच्छी बात है निकोटीन डिपेंडेंस में, इफ यू कीप ऑन ट्राइंग तो लॉन्ग टर्म में 50% छोड़ पाते हैं। और एक और मिथ है कि इसको छोड़ना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए, पूरी एकदम आज स्टॉप कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। इंडिविजुअलाइज करना होता है ट्रीटमेंट को। कई लोगों को कंफर्टेबल लगता है थोड़ा धीरे धीरे कम करके, कई लोगों को एकदम छोड़ के दवाई देना सूट करता है, तो वो डिपेंड करता है। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ जो मेरे पेशेंट बोलते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसकी ट्रीटमेंट ले सकें, तो
अब सबसे पहली बात है कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसके ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है 2 से 6 महीने। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है 500 रुपये पर महीने से शुरू होती है। तो 500 रुपये महीने तो मैं आजकल के ज़माने में ये नहीं समझती कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर आप वो सारी बीमारियां देखें और उसके इलाज से फिर कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। तो 500 रुपये से इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप लोग को आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो क्विट टोबैको चूज हेल्थ, जो आज हमारा थीम है। थैंक यू। थैंक यू सोनाली, हमारे को बताने के लिए कि कैसे इसको छोड़ा जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अब अपने दिमाग में सवाल तैयार रखिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी सवाल जवाब का दौर शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं हमारे जो और भी पैनलिस्ट हैं, अब मिस्टर पांडे प्लीज़। नहीं, अभी डॉक्टर सोनाली ने बताया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। दिल्ली के हर हॉस्पिटल में इसको छोड़ने की सुविधाएं हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसके बारे में और हम बात कर लेंगे। आपको मौका दूंगा मैं सवाल पूछने के लिए। मैं हमारे साथ डॉक्टर प्रभात मलिक हैं, कैंसर के सेंटर के विशेषज्ञ। प्रभात, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वहीं से बोल सकते हैं। हमारे पास जो सेंटर में जो मरीज आ रहे हैं वो कितनी जल्दी अवस्था में आते हैं, कितनी जल्दी अवस्था में हमारे पास पहुंच जाते हैं कैंसर की अवस्था में? ये दरअसल मैं कहूँगा हमारे देश में थोड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकतर मरीज़ जो हम कैंसर के देखते हैं, अधिकतर हम एडवांस स्टेज में देखते हैं। इनफैक्ट जिस तरह की आपने पिक्चर्स अभी देखी होंगी मुंह के कैंसर्स की, फेफड़े के कैंसर्स की, ऐसी स्थिति इतनी एडवांस स्टेज में पहुंचने वाले मरीज़ दरअसल हमारे यहाँ पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कि अवेयरनेस की कमी, जानकारी का अभाव, उचित डायग्नोसिस और चिकित्सा का अभाव, ये मुख्य कारण इसके लिए पाए जाते हैं। एक सवाल और कि जो हमारे यहाँ जिन मरीजों को हम इलाज करते हैं उसमें सफलता का रेट दूसरे देशों के मुकाबले कितना है? अगर हम स्टेज वाइज कंपैरिजन करें तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा अंतर इससे पाया जाएगा कि इलाज कहाँ पे हो रहा है। जो असफलता का मुख्य कारण है कि हम जब दिखाते हैं कि भाई हमारे देश में या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में सर्वाइवल रेट कुछ कम पाए जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि ज़्यादातर कैंसर के मरीज़ जो हमारे पास पहुंचते हैं, डायग्नोज होते हैं, वो हायर स्टेज में होते हैं और उनका डिजीज बर्डन सेम स्टेज के मरीजों के कंपैरिजन में कब वो सेम रहेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा और बिल्कुल भी वो दूसरे जो डेवलप्ड देश हैं उनके मुकाबले का होगा। डॉक्टर संध्या गुप्ता हमारे नर्सिंग कॉलेज की प्राध्यापक हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा संध्या कि नर्सिंग प्रोफेशन का क्या रोल है इस तरह के जो हमारे क्लिनिक हैं, टोबैको सेसेशन क्लिनिक, इसमें वो मरीज को किस तरह से काउंसलिंग या किस तरह की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि नर्सों की सुविधा हमारे देश में तो है, तो हम उनको भी इस इलाज में किस तरह शामिल कर सकते हैं? धन्यवाद सवाल के लिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि जितनी भी नर्सेज हैं और नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको बेसिक कोर्स में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से ढूंढना है मरीज़ को और किस तरह से उनको समझाना है कि तंबाकू के क्या क्या नुकसान हैं, और वो करते भी हैं। और जब नर्सिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं तो उनको सारे मरीज़ वही मिलते हैं जिनको तंबाकू की वजह से नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो इमरजेंसी में होते हैं या फिर वो कार्डियोलॉजी में होते हैं या फिर वो नाक कान गला के वार्ड में होते हैं या ओपीडी में होते हैं। तो हमेशा ही उनको ये बोलना है और पूछना है कि आप कभी तंबाकू का इस्तेमाल किए हैं, पिछले 12 महीने में किए हैं, और जैसे ही उनको ये जवाब मिलता है कि किए हैं, उसके बाद उनको समझाना है, कम से कम 2 मिनट उस पर देने हैं कि उसमें क्या नुकसान होते हैं और छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं और छोड़ने के क्या क्या जरिए हैं और क्या क्या सुविधाएँ हैं। तो ये वो ऑलरेडी करते हैं। दूसरा, जब इलाज चल रहा होता है सबसे बड़ी समस्या आती है कि दोबारा शुरू करने की। तो जो छोड़ने की जो होती है वो काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, ज़्यादातर लोग तंबाकू छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर जब फेलियर हो जाता है तब नर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि नर्स उनको समझाए कि ये मुश्किल ज़रूर है पर छोड़ना कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किस तरह से ट्राई कर सकते हैं, और जब उनको क्रेविंग होती है तो उसको
इग्नोर करने के लिए, क्रेविंग को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और स्कूल में जाके भी नर्सेज और हमारे स्टूडेंट्स बच्चों को शिक्षा देते हैं कि किस तरह से रिफ्यूजिंग स्किल्स कैसे बच्चों को सिखाई जाएं। तो टीचर्स को सिखाते हैं कि कोई भी नशीली वस्तु यूज़ करते हैं तो उसको रिफ्यूज़ करने का कौन कौन से हमारे अंदर तरीके हो सकते हैं कि बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि अगर कोई ऑफ़र दे या कोई सिखाए कि खाना या कोई ज़बरदस्ती नशीली वस्तु दे तो उसको मना कैसे करना है। धन्यवाद संध्या। क्योंकि हमारे बीच इस समय काफ़ी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनका काम सिर्फ मरीजों को जब वो बीमार हो चुके होते हैं सिर्फ उस समय इलाज करना नहीं है, बल्कि क्योंकि वो इस समय उस अवस्था में है जबकि वो अपने शायद फ्रेंड्स को देख रही होंगी कि वो तंबाकू सेवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनका पब्लिक हेल्थ कैंपेन वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि स्कूल वगैरह में भी उनकी बहुत उपयोगिता है। विजय हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ENT में। विजय, आप हमको ज़रा थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि जब ऐसे मरीजों का ऑपरेशन हो जाता है, उनको बहुत समस्याएं आती हैं शायद खाना खाने में या बोलने में, उसकी हमारे सेंटर में क्या सुविधाएं हैं कि हम उनको मदद कर सकें? जैसे आपको बताया गया है कि तंबाकू और स्मोकिंग से मुंह के कैंसर्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। जैसे लोगों को जीभ का कैंसर हो जाता है, ऊपर तालू का कैंसर हो जाता है, गले की जो वॉइस बॉक्स है जिसे हम लैरिंक्स बोलते हैं उसका कैंसर हो जाता है। तो डिपेंडिंग की सर्जरी के बाद यदि जीभ का कैंसर है तो जीभ को निकालना होता है, जीभ पूरा निकाला या आधा निकाला, या तालू का ऑपरेशन होता है तो पेशेंट्स को आवाज़ में मुश्किल आती है, उनकी आवाज़ काफ़ी नाक से आती है और आवाज़ में तोतलापन काफ़ी हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में जिसका हम वॉइस बॉक्स निकाल देते हैं तो वॉइस तो लैरिंक्स से निकलता है, जब वो वॉइस बॉक्स नहीं रहा तो पेशेंट बोलेगा कैसे। तो उनको हम कुछ तरीके हैं उनसे हम उनको फिर से बोलना सिखाते हैं। कुछ डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ करने से पेशेंट्स बोल सकता है। जैसे डॉक्टर अंबुस ने बताया कि स्मोकिंग से पेशेंट्स को लकवा भी हो जाता है जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी समझने की शक्ति चली जाती है, बोलने की शक्ति चली जाती है। तो it has been used for so many centuries, and I feel that if a product is harmful for anyone, we should stop its manufacture and plantation completely. But it is not being done. Thank you. सबसे पहले हुक्का बार करण आपसे पूछा गया। That's a very good question. आपका सवाल ये है कि किसी भी तरह की स्मोकिंग, अब ये हुक्का बार जैसा कंसेप्ट है कि जहाँ पे सामूहिक रूप में कई लोग बैठ के किसी तरह की चीज़ का सेवन कर रहे हैं। समझने की बात यह है कि उस चीज़ से नुकसान तो है ही, पर वो चीज़ उस तक सीमित नहीं रहती। अगर उसके बाद उस पेशेंट उस व्यक्ति के वो कहीं और जाता है और उसके कोलीग स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर धूम्रपान कर रहे हैं किसी फॉर्म का या किसी चीज़ का नशा कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि इसमें नुकसान है या नहीं है। तो उसके लिए उन चीज़ों का भी सेवन करना का रिस्क बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड उस तक नहीं है। तो द इफेक्ट्स आर बियॉन्ड just one product. So any form of use of any addictive substance will increase the likelihood of use of other things. तो इसलिए किसी भी तरह का वो चीज़ हम रिकमेंड नहीं करेंगे। थैंक यू करण। आपका दूसरा सवाल है वो भी बहुत अच्छा सवाल है कि अगर ये इतना हार्मफुल पदार्थ है और जो सदियों से चला आ रहा है, हम इस पे वो टोटली बैन क्यों नहीं कर देते? तंबाकू के पत्ते की खेती को क्यों नहीं इरेडिकेट कर देते? सर जी जरा आप बताएंगे। डॉक्टर जुल्का, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इसके बारे में बताएं। एक्चुअली ये सवाल कई सालों से पूछा जा रहा है और हमने एक स्टडी भी किया है जो एम्स और ICMR की स्टडी है, जिसमें ये देखा गया कि तंबाकू के उपयोग से जो हमें गवर्नमेंट को पैसा आता है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है
जो तंबाकू से बीमारियों के इलाज में, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गवर्नमेंट को इसमें, बल्कि नुकसान ही हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम था पहले, अब नेशनल प्रोग्राम बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अगेंस्ट है। तो उसके द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको, ये आपका सवाल जो है उसको उठाने की अभी ट्राई कर। और कार्तिक का आप जैसे यूथ लोगों का दायित्व बनता है कि वो सरकार के ऊपर जोर डालें। टोबैको लॉबी, ये जो फ्रेज है टोबैको लॉबी, ये हर देश में बड़ी लॉबी है। हमारे देश में, अमेरिका में, और हर बार बात होती है कि तंबाकू को रोका जाए, लेकिन अभी तक कोई देश की सरकार टोबैको लॉबी को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हुई है। उनके पास पैसे की ताकत बहुत ज़्यादा है और इसलिए अभी तक हम इससे जूझ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल प्लीज। Developed this habit during my college days because of the peer pressure, but over the time period I have been able to discipline myself. So it's about 2 or maximum 3 cigarettes a day. Number are harmful as having 5 or 10 cigarettes a day. And number 2 is I don't have any other kind of vice, like I don't drink, or so this is a little bit of stimulant, which I use as in a normal day-to-day life. I don't eat pan or anything, so you need a little bit of stimulant. Rest of the health is, everything is very fine. The second question is that if I have to quit it, do I quit it from 3, I bring it to 2, then 1, and or I can go on with this bad habit just because it is only one. थैंक यू। सोनाली, एक और सवाल है कि क्या इनके जो इफेक्ट्स हैं वो रिवर्स हो सकते हैं? आप बैठिए प्लीज। पहले तो ये कि ये 2 सिगरेट पी रहे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ और तो बुरी आदत है। हाँ जी सर, आप इसका एक आंसर मैं देना चाहूँगा कि ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे, तो मैंने उनको कहा कि ये इट इज़ अ पॉइजन। अब आप देखो कितनी पॉइजन सेफ है, 1 चम्मच सेफ है, ये 2 चम्मच सेफ है। तो इसलिए कोई भी ये और कोई स्टिमुलेंट नहीं है, यू कैन स्टॉप इट इमीडिएटली। मैं हमेशा एक हमारे डॉक्टर का एग्जांपल देता हूँ, जिसको छाती में दर्द हुआ, वो 20 से 30 सिगरेट रोज पीते थे, छाती में दर्द हुआ और अगले दिन से उन्होंने कहा कि 1 सिगरेट नहीं पीऊंगा, एंड ही स्टॉप्ड स्मोकिंग फ्रॉम दैट डे। सो इट इज योर विल पावर विच विल मेक यू स्टॉप स्मोकिंग। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। कहा जाता है कि जो नाक का बच्चा है वो भी उतना ही जहरीला होता है। तो आप 2 पी रहे हैं या 3 पी रहे हैं या 10 पी रहे हैं, उसको उतनी गंभीरता से लेना चाहिए। सोनाली, ये बताइए कि जब आपने मरीज का इलाज कर दिया, मरीज ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, उसके जो डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है, और ये अगर इसमें और भी कोई बताना चाहे, उसको रिवर्स कितनी जल्दी आपका सबसे आप बताना चाहेंगे? आप उसके बाद सोनाली। बहुत ही अच्छा सवाल है। कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली रिवर्स हो जाती हैं, जैसे देखा गया कि बॉडी टेम्परेचर और पल्स जो तेज़ रहती है वो विदिन 20-30 मिनट्स नॉर्मल आ जाती है आप सिगरेट छोड़ते हैं तो। और 1 साल के अंदर अकस्मात मृत्यु होना, सडन डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक बहुत कॉमन होता है सिगरेट स्मोकर्स में, 1 साल में वो कम हो जाता है। 5 साल में जो आपकी हार्ट अटैक के रिस्क बढ़े रहते हैं वो हाफ हो जाते हैं। लंग कैंसर के रिस्क 10 साल में हाफ हो जाते हैं, और 15 साल अगर आप बिना सिगरेट के रहें, सिगरेट पीने वाले, तो आपको हार्ट अटैक के रिस्क करीब जो नहीं पीते उनके बराबर हो जाते हैं। हाँ, लंग कैंसर का रिस्क हमेशा लाइफ टाइम थोड़ा सा रहता है, वो बिल्कुल कम नहीं होता है। तो ये देखा गया, एक ब्रिटिश स्टडी है, उसमें ये देखा गया कि अगर आप 30 साल की उम्र पे छोड़ें तो आपकी आयु 10 साल बढ़ जाती है। अगर आप 40 साल पे छोड़ें तो 9 साल, 50 साल पे छोड़ें तो 6 साल, और 60 साल की उम्र पे छोड़ें तो 3 साल। तो हर आयु पे छोड़ने पे फ़ायदा है। तो 10, 9, 6, 3 ये इस तरह से आयु बढ़ती है अगर आप सिगरेट का सेवन बंद करें। थैंक यू अंकुर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। आपका सवाल। सर, मैं एक्सपर्ट पैनल से जानना चाहूँगा कि टोबैको की ही कॉमन है, जैसे एक है कैटेचू यानी कत्था, दूसरा है रेका नट यानी जिसे सुपारी कहते हैं,
और फिर पान के पत्ते, ये अलग अलग अपने आप में किसी किस्म से एडिक्टिव हैं या कैंसर के कार्सिनोजेंस हैं या नहीं। चाय में जो कैफीन होती है, एक्सेसिव क्रेविंग हो, उसकी तलब हो, तो यही किसी वे से हार्मफुल है और एडिक्टिव है क्या? अगर है तो इस पर कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर सोनाली ने बता दिया है जो एडिक्टिव क्या है, पान में, तंबाकू में या कत्था सुपारी में क्या एडिक्टिव? नहीं, तंबाकू के किसी भी प्रोडक्ट में निकोटीन एडिक्टिव है, और जो अब ये निकोटीन एक बहुत ही एडिक्टिव पदार्थ है, मगर अरेका नट वो कार्सिनोजेनिक है, इट इज अ प्रूवन कार्सिनोजन, मतलब उससे कैंसर होता है। तो ये एक प्रूवन चीज है, तो इट इज नॉट सेफ टू टेक। जैसे कोई सोचता है कि चलो उसमें तंबाकू ना डालें तो उसमें सुपारी डाल खा लें, तो दैट इज नॉट सेफ, उससे भी कैंसर प्रोड्यूस होता है। हाँ जी मैडम, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। अभी मिनिस्ट्री ने एक स्टडी कमीशन करी थी और उसमें पूरा हार्मफुल प्रोडक्ट्स विच कैन कॉज कैंसर, तो उसमें ये प्रूव किया गया है, काफ़ी सारा लिटरेचर सर्च करने के बाद ये देखा गया है कि सुपारी भी कैंसर पैदा कर सकती है, और जो कत्था लगाते हैं वो भी कैंसर के में पदार्थ होते हैं। तो ये सब चीज़, और हमारे देश में सुपारी की सैंक्टिटी है, हर एक रिलीजियस सेरेमनी में सुपारी रखते हैं, तो लोग समझते हैं कि सुपारी बड़ी सेफ है, बट सुपारी से सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जो मैंने अभी दिखाया, जो जिसमें मुंह में बहुत जलन होती है, मुंह में जकड़न आ जाती है, और पेशेंट को धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 7 से 10 साल की उम्र में 7 से 10 साल के बाद कैंसर बन जाता है। तो ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस और सुपारी का डायरेक्ट लिंक बताया गया है, इसलिए सुपारी को सेफ ना समझें, वो भी कैंसर पैदा कर सकती है। थैंक यू। हाँ जी, आपका सवाल। चाय के बारे में आप बताएंगे सोनाल? चाय में इससे कैंसर तो नहीं होता है, दैट वी ऑल नो, पर इट इज एडिक्टिव, मतलब हम लोग चाय के बिना रह नहीं पाते, ये सबकी प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट कैंसर नहीं। सेफ है जिसे। चले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इस तरह के डिस्कशंस होने चाहिए फॉर आवर यूथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अगर गलत राह पे जाते हैं तो आप हमें सही समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और ऐसे डिस्कशन बहुत कम होते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई है जिनको कैंसर है, उन्होंने 40 साल गुटखा खैनी खाया, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किया, उसमें इंटरवेंशन किया, बट उन्होंने उसके बाद स्मोकिंग कर ली। स्मोकिंग उन्होंने इसलिए करी क्योंकि यूथ हम जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं, दे थॉट कि स्मोकिंग अलाउड है तो स्मोकिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या गुटखा या खैनी ज़्यादा इंजूरियस था इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। स्मोकिंग कम इंजूरियस है या उससे कंपैरेटिवली कम है, तो इसलिए उन्होंने स्मोकिंग करी। तो मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये, जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है गुटखे में या खैनी में कुछ मात्रा में टोबैको होता है, 10%, 15%, आई डोंट नो, जबकि सिगरेट में पूरा 100% टोबैको होता है। तो क्या जिस चीज़ में 10% या 12% टोबैको होता है वो चीज़ बैन करना सही, और जिसमें 100% टोबैको नहीं है वो चीज़ यूज़ करना सही है? और अगर दोनों में 100% टोबैको है तो दोनों क्यों नहीं बैन किए जाते? ये बड़ा पॉलिसी और क्यों नहीं बैन करते? तो ये जो गुटखे को बैन कर दिया और सिगरेट धड़ल्ले से बिक रही है, क्या? हाँ सुना। एक चीज जो मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ई सिगरेट सब कुछ उतना ही हार्मफुल है। अगर आप एक छोटी सी बात याद रखें, एनीथिंग दैट बर्न्स इज हार्मफुल, ठीक है? जब भी आप टोबैको को बर्न करते हो तो वो हार्मफुल है। अब ये और सिगरेट तो जो है, सिगरेट, बीड़ी तो सबसे ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स अगर हम कंपेयर करें तो सिगरेट, बीड़ी सबसे ज्यादा हार्म वो कॉज करते हैं, और उसके दूसरे नंबर पे स्मोकलेस टोबैको या गुटखा खैनी आती है, वो सबसे ज्यादा हार्म कॉज करती है। तो कोई भी प्रोडक्ट सेफ नहीं है। रही बात बैनिंग की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये जो इशू है ये पॉलिसी इशू है। अभी हम ये समझ लें कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। और एक डॉक्टर खंडेलवाल, दूसरी बात ये है कि अगर गुटखा में तंबाकू की मात्रा कम है पर उसमें और सारे एडिटिव्स हैं ना, जिसमें बीटल नट्स है, अरेका नट्स, लाइम और कैटेचू, सभी का कैंसर का उसमें प्रतिशत होता है। Carrying on the test like other tests basically,
so that person can go at least once or twice in a year for the screening of the cancer and for other allied diseases. Some package is required. I have tried to find out that what can be the minimum cost of the thing for that purpose, so that basic test can be carried. And the companies are there, sponsors are there, and we do have the capacity to collect the fund for that purpose. And the organizations are there. So this is one of the things. And second thing is that to avoid the tobacco, or to eliminate the tobacco from the market, to eliminate it totally, of course that is also possible. But only thing is that what the people should do. So we have got the other list. We are not getting the proper platform, so that a substitute can be given to the people who are already engaged or who are already employed there. So that needs a thinking like that. Sure. So thank you. I think very good suggestions. May I take the next question, please? सर, जो भी हमने यहाँ पर लेक्चर सुना बहुत ही अच्छा था, और यानी कि ठीक है अवेयरनेस है, लेकिन ये जितने केसेस थे देवर एक्सट्रीम केसेस, जहाँ पर यानी कि आदमी यानी कि इतना उसने तंबाकू और ये सब खा लिया कि उसकी हालत ही बुरी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि न जितने मैन्युफैक्चरिंग है, जो ये गुटखा बनाते हैं, सिगरेट्स बनाते हैं, ये तो बंद होने वाले हैं नहीं, ये तो चलते ही रहेंगे मार्केट के अंदर। हमें इन्हीं के बीच में जीना नहीं है। जो एक्सट्रीम हो जाते हैं उनका उदाहरण तो बड़ा अच्छा दिया गया है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम ऐसा भी कोई मापदंड यानी कि बता सकते हैं या समझा सकते हैं किसी को? जैसे मैं हूँ, मैं 50 साल से 1 या 2 सिगरेट पी रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ठीक समझता हूँ और अभी तक मेरे को तो कोई तकलीफ हुई नहीं है। तो लेकिन मैं धन्यवाद दीजिए। नहीं, मैं एक मापदंड, जो आप लोग स्टडीज कर रहे हैं वो सारी एक्सट्रीम वाली स्टडीज हो रही है, पर एक मापदंड ऐसा भी होना चाहिए, अगर कोई 2 सिगरेट पीता है, 5 सिगरेट पीता है, 10 सिगरेट पीता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर? What effect he is going to get? मैं आपको immediately तो कोई इफेक्ट होने वाला। बहुत ही संक्षेप में बता देता हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप 50 साल से 2 सिगरेट पी रहे हैं, आपके ऊपर कोई बुरा असर नहीं हुआ। हर एक का स्वास्थ्य आपके जितना अच्छा नहीं हो सकता है, हर एक का कंट्रोल आपके जितना नहीं होगा कि वो 2 सिगरेट के बाद उसको पीना छोड़ दे। हमको जब हम बातें करते हैं तो हम पूरी जनसंख्या की बातें करते हैं। आज जिसने 1 सिगरेट पी है वो उसको में पोटेंशियल है कि वो 10, 20, 30 सिगरेट तक जा पहुंचेगा। और वो जो आपने बड़ा अच्छा 50 साल तक आप बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये आप बहुत भाग्यशाली हैं। हर एक व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं रहेगा और उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरह की दुष्प्रभाव उसको देखने को मिलेंगे। ऐसा मत मानिए कि जो सब केसेस दिखाए गए ये बहुत गंभीर किस्म के हैं। मैडम ने बताया कि बहुत अर्ली स्टेज में भी जब कैंसर के मरीज हमारे डेंटल सेंटर में आते हैं तो उनको एंकाइलोसिस, क्या कहते हैं, कौन सी फाइब्रोसिस, हाँ सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, वो वैसी स्थिति हो जाती है और उसके भी मरीज हमारे यहाँ आते हैं। हर डिग्री के केसेस आते हैं हमारे सेंटर में। हाँ जी, नेक्स्ट बात। जस्ट ऐड इसमें जो सिगरेट पीने से अकस्मात ये जो सडन डेथ कहते हैं वो बहुत बढ़ता है, और सडन डेथ वही लोगों में होता है का डेफिनेशन ये है कि जो नॉर्मल है उनमें सडन डेथ हो सकता है, और सिगरेट इज अ वेल नोन कॉज ऑफ अकस्मात मृत्यु जो कहते हैं सडन डेथ। तो ये कोई सेफ नहीं है, लक की बात है, लकी। थैंक यू। यस सर, मेरा सवाल अवेयरनेस को लेकर है। इसको अवेयरनेस पर है। हाँ जी, हाँ। एरियाज जो है हमारे, वहाँ पर अभी अवेयरनेस की कमी है, खासकर वहाँ पर महिलाओं में जो टैबैको यूज़ करने की जो हैबिट है वो ज़्यादा दिखी जाती है। क्या आप इस तरह का सेमिनार प्लान कर रहे हैं उन एरियाज में जहाँ पर महिलाओं को खासकर, जो क्योंकि महिला अगर स्मोकिंग करती है तो आपने बताया कि बच्चे को ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो क्या आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कुछ इन फ्यूचर? अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि जब आप हम लोगों का संदेश सुनेंगे तो आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वो इस संदेश को आगे पहुँचाएंगे। तो हम ये वाली उम्मीद हम आपसे करते हैं। सारी जगह एम्स उठ के नहीं जा सकता। हाँ जी, नेक्स्ट बात। एक्चुअली डॉक्टर्स की बात ज़्यादा सुनते हैं लोग आम आदमी के मुकाबले। सही बात है, और कहीं ना किसी तरह हम अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो कोई और डॉक्टर वहाँ पहुँचेंगे, इस कैंपेन को आगे ले जाएंगे। जितनी अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ, एक देश में 674 डिस्ट्रिक्ट हैं इस समय, ठीक है ना, 674। एम्स में भी इतने ही डॉक्टर हैं, मतलब सीनियर डॉक्टर।
हर डॉक्टर एक एक दिन भी जाना चाहेगा तो पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा, यही कैंपेन करते रह जाएंगे, हम मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात प्लीज। हाँ जी, और तो उम्मीद रखिए। हाँ जी प्लीज सवाल पूछिए। हाँ जी सर, माय नेम इज कुंदन, और सबसे पहले मैं सभी डॉक्टर्स पैनल्स को हेड्स ऑफ कहना चाहता हूँ, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं टुडे आई एम हियर, और इतना सुंदर प्रोग्राम जो मुझे न्यूज़पेपर के द्वारा जानने को मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे को ड्रग से प्रॉब्लम थी, और मैं एक संस्था में जिसका मुझे मैसेज मिला 11 साल पहले, मैं वहाँ गया और मैं क्लीन हुआ। फिर उसी संस्था में मुझे एक और संस्था का मैसेज मिला विच इज कॉल्ड निकोटीन एनोनिमस। फिर मैं वहां गया और फिर मैं निकोटीन क्लीन हुआ फॉर द लास्ट 4 years। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप लोगों के पास भी, जैसे कि आज मैंने 2-3 दिन पहले पेपर में पढ़ा और मुझको मालूम हुआ और मैं यहाँ आया, क्योंकि मेरे जैसे और भी पता नहीं कितने लोग हैं करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू एंड वेयर टू एंड व्हाट टू। तो माय क्वेश्चन इज कि क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा, जैसे वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, और साल में एक बार, 6 महीने में 3 बार ये जो सेमिनार होते हैं उनके मैसेज हमें मिलते रहें, सो दैट वी कम टू नो कि हमें आना है, करना है। यहाँ आकर निकोटीन से दूर रहने की मेरी जो विलिंगनेस, सपोज फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूँ, 50 नंबरों में थी, अब वो 500 नंबरों में बदल गई है। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, हाँ यार मुझे दूर ही रहना है। मतलब इस सेमिनार ने मुझे 500 टाइम्स ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि नहीं, नो टू निकोटीन। तो मुझे प्लीज थोड़ा इसके बारे में बताइए। एम्स बैठिए। एम्स काफ़ी पब्लिक, मैंने शुरू में बताया था, एम्स काफ़ी पब्लिक हेल्थ लेक्चर सीरीज करता है, और जिसमें हर तरह की बीमारियां, हर तरह के सिस्टम्स के बारे में, कैंपेन के बारे में बताया जाता है, और इसका एडवर्टीजमेंट अखबारों में आता है, जिसके थ्रू आपने भी देखा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल प्लीज। मैं 2 सवाल और लूँगा क्योंकि 1 बजने वाला है। जिनके पास और सवाल है वो बाहर जब हम आप लोगों के साथ चाय पियेंगे तब जरूर पूछेगा। 2 सवाल और लूँगा मैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल तंबाकू के उन उत्पादों से है जो मंजन के रूप में बाजार में लाए गए हैं। बहुत से मरीजों को ये पता नहीं होता है कि वो मंजन तो करते हैं अपने मुंह की सफाई के लिए, लेकिन उस तंबाकू से उन्हें कैंसर भी हो जाता है।